नमस्कार, द डीप डाइव में स्वागत है। आज 7 अगस्त 2025 है और हमारे सामने आज की कुछ अहम खबरों के स्रोत हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों से लेकर घरेलू नीति और इतिहास की यादें भी। इस डीप डाइव का मिशन है इन बिखरी हुई जानकारियों से मुख्य बातें निकालना और समझना कि ये क्यों मायने रखती हैं। तो चलिए इन खबरों की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले, अमेरिका और भारत के बीच क्या चल रहा है? व्यापार को लेकर कुछ गर्मी बढ़ गई है? हाँ बिल्कुल, मामला थोड़ा गंभीर है। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर आप समझिए 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। 25%? और जी हाँ, तो कुल टैरिफ अब 50% तक पहुंच गया है। 50%? हाँ, और वजह यह बताई जा रही है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। अच्छा। और भारत की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? भारत के विदेश मंत्रालय ने तो इसे जाहिर है अनुचित और अकारण बताया है और कहा है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे। 50% टैरिफ, ये तो बहुत ज्यादा लगता है। FIU मतलब निर्यातकों की जो संस्था है, उन्होंने इसे गंभीर झटका कहा है। जी हाँ, और उनका कहना है कि करीब 55% अमेरिकी निर्यात पर इसका असर पड़ेगा। 55%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन क्या ये सिर्फ बड़ी कंपनियों की बात है या इसका असर मतलब छोटे कारोबारियों पर ज्यादा गहरा होगा? नहीं, ये बिल्कुल सही सवाल है आपका। देखिए, ये 55% सिर्फ एक नंबर नहीं है। असल में होता ये है कि जो छोटे और मध्यम निर्यातक होते हैं ना, हाँ। जिनकी निर्भरता अमेरिकी बाजार पर ज्यादा होती है, वो ऐसी स्थितियों में कहीं ज्यादा बुरी तरह प्रभावित होते हैं। समझ गया। और जाहिर है इससे नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है। तो ये दिखाता है कि कैसे वैश्विक राजनीति मतलब सीधे सीधे जमीनी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा सकती है। हाँ, ये व्यापार और भू राजनीति का वाकई एक जटिल ताना बाना है। अच्छा, इसी वैश्विक मंच से थोड़ा पीछे हटते हैं। इतिहास की एक दर्दनाक याद, हिरोशिमा दिवस। जी, कल 6 अगस्त को हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिरा था, उसकी 80वीं बरसी थी। 80 साल? हाँ, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और फिर 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर फैटमैन गिराया गया था। और इन हमलों से जो प्रभावित हुए उनके लिए खास शब्द भी है शायद। जी, जापानी में उन्हें हिबुकुशा कहते हैं, मतलब बमबारी से प्रभावित लोग। हिबुकुशा, ये शब्द ही अपने आप में उस त्रासदी की भयावहता बयां करता है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए परमाणु निरस्त्रीकरण की जो कोशिशें हैं वो इतनी जरूरी हैं। निश्चित रूप से। और देखिए, इसी दिशा में काम करने वाला एक जापानी संगठन है, निहोन हिदांक्यो। हाँ। उन्हें 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। तो ये याद दिलाता है कि शांति के लिए प्रयास लगातार करने पड़ते हैं, जारी हैं। सही बात है। इतिहास के इन सबकों को ध्यान में रखते हुए अब देखते हैं कि आज देश आपस में रिश्ते कैसे बना रहे हैं। भारत और फिलीपींस के संबंधों में कुछ नया हुआ है। हाँ, एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया है। रणनीतिक साझेदारी, इसका मतलब क्या है? सामान्य सहयोग से अलग? हाँ, ये उससे कहीं आगे है। इसका मतलब सिर्फ व्यापार या सामान्य सहयोग नहीं है, बल्कि रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता जैसे जो संवेदनशील और अहम मुद्दे होते हैं ना जी, उन पर आपसी भरोसा और सहयोग को गहरा करना है। और देखिए, फिलीपींस भारत की एक्ट ईस्ट नीति और आसियान क्षेत्र के लिए वैसे भी काफी अहम है। और मुझे याद आ रहा है, फिलीपींस 2022 में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक भी बना था। सही? बिल्कुल सही याद है आपको। तो क्या ये रणनीतिक साझेदारी उसी रक्षा सहयोग को और मजबूत करने का संकेत है और शायद इंडो पैसिफिक, खासकर दक्षिण चीन सागर में एक साझा नजरिया बनाने की तरफ इशारा? हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं। ये कदम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की साझे हित को ही दर्शाता है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब दक्षिण चीन सागर में तनाव हम देख ही रहे हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से अब देश के अंदर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों मतलब PCBs को लेकर। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है PCBs और जो केंद्रीय बोर्ड है CPCB, वो अब जल और वायु अधिनियमों के तहत सीधे पर्यावरण हर्जाना लगा सकते हैं। सीधे हर्जाना? हाँ, कोर्ट ने असल में प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को मजबूती दी है। मतलब जो प्रदूषण करेगा वही भुगतान करेगा। इसे एक संवैधानिक और कानूनी दायित्व माना है। तो क्या इसका मतलब है कि अब इन बोर्डों के पास मतलब प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई करने की असली ताकत होगी? पहले शायद नोटिस वगैरह ही देते थे। देखिए, सिद्धांत रूप में तो ये बहुत बड़ी ताकत है।
ये बोर्डों को सिर्फ नोटिस देने तक सीमित नहीं रखेगा। जैसा आपने कहा, अब वो सीधे हर्जाना वसूलने का अधिकार रखेंगे। हाँ, जमीनी स्तर पर इसे लागू करने की क्षमता और इच्छा शक्ति वो जरूर देखनी होगी, पर कानूनी तौर पर ये पर्यावरण नियमों को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। सही है। पर्यावरण नियमों की बात हुई तो अब एक खास उद्योग के नियामक निकाय पर आते हैं, टोबैको बोर्ड। इसके बारे में कुछ बताइए। टोबैको बोर्ड ये 1976 से काम कर रहा है। इसका मुख्यालय गुंटूर, आंध्र प्रदेश में है और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। अच्छा। इसका काम सिर्फ नियम बनाना नहीं है, बल्कि भारत के तंबाकू उद्योग को विकसित करना और निर्यात को बढ़ावा देना भी है, खासकर FCV यानी फ्लू क्योर वर्जीनिया तंबाकू का। FCV ये सिगरेट वाला तंबाकू है ना? जी हाँ, ये सिगरेट बनाने में अहम होता है। तो ये दिलचस्प है कि एक ही संस्था नियम भी बना रही है और उद्योग को बढ़ावा भी दे रही है। ये दोहरा रोल कैसे निभाते हैं? भारत तो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भी है। हाँ, ये संतुलन साधना ही इनका मुख्य काम है। उन्हें उत्पादन की गुणवत्ता बनाए रखनी है, किसानों के हितों का भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ निर्यात बाजार में भारत की स्थिति को भी मजबूत करना है। तो हाँ, ये एक जटिल काम है। समझ गया। और आखिर में भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला हो रही है, पारंपरिक दवाओं से जुड़ी हुई। हाँ बिल्कुल। भारत 6 से 8 अगस्त तक WHO की इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन यानी IRCH की कार्यशाला की मेजबानी कर रहा है। IRCH ये WHO का हिस्सा है। जी, ये WHO के तहत काम करने वाला एक नेटवर्क है दुनिया भर की रेगुलेटरी अथॉरिटीज का, जो हर्बल दवाओं पर काम करती हैं। और ये आयोजन आयुष मंत्रालय और WHO मिलकर कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका मकसद क्या है? क्या इससे अश्वगंधा जैसी हमारी जड़ी बूटियों को वैश्विक मान्यता मिलने में मदद मिलेगी? मकसद तो यही है कि हर्बल दवाओं की सुरक्षा, उनका असर और उनकी क्वालिटी को लेकर दुनिया भर में एक जैसे नियम और मानक बने, इस पर सहयोग बढ़े। और अश्वगंधा पे फोकस है इस बार। जी, इस बार अश्वगंधा पर विशेष ध्यान है। तो ये एक तरह से पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक विज्ञान के मानदंडों पर कसने और उसे वैश्विक स्वीकृति दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया। व्यापार पर तनाव, इतिहास की अहमियत, कूटनीतिक साझेदारी, पर्यावरण कानून, एक रेगुलेटरी बॉडी का दोहरा रोल और पारंपरिक दवा का वैश्वीकरण। हाँ, और ये सब दिखाता है कि कैसे अर्थव्यवस्था, इतिहास, विदेश नीति और घरेलू कानून ये सब आपस में कितने जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो आज की बातचीत यही खत्म करते हुए शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। जैसे हमने देखा कि रूस यूक्रेन युद्ध ने तेल आयात और फिर व्यापार शुल्क को कैसे प्रभावित किया, तो भविष्य में कौन सी ऐसी अप्रत्याशित घटना हो सकती है जो इन अलग अलग दिखने वाले क्षेत्रों, व्यापार, राजनीति, घरेलू नियम, इन सब में एक साथ हलचल मचा दे। सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया।